नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 150 तक का जो इसका सॉल्यूशन है सीटेट प्रथम पेपर का, यानी कि 1 to 5 यानी कि प्राथमिक प्राइमरी लेवल का, इसके 1 से लेके 150 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसका जो पहला पार्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियां स्पेस और सहज अनुमान को स्पेस करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गति, समन्वय, वैकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बच्चों के विकास के बारे में जो कथन सही है वो है विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के स्पेस के बारे में बात करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करता है। अगले प्रश्न 5 की बात कर रहे हैं। स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, दूसरों के साथ संवाद ना करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में सामान्य और प्राकृतिक है। बचपन में अगर ऐसा कोई बच्चा कर रहा है तो वो सामान्य है और प्राकृतिक है, ऐसा वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है, यही वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, अभिकथन कह रहा है गढ़ीवर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर पर प्रदान करते हैं। कारण कह रहा है कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रटना। अगला प्रश्न कह रहा है 13 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है अभिकथन और कारण का प्रश्न है सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। अभिकथन कह रहा है, कारण कह रहा है जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है
महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम होना चाहिए और निर्देश स्पेस, यानी कि 2 जगह स्पेस है इसका, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और निर्देश विभेदित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्पेस विकास के उस समय को संदर्भित करता है या करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इनके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि संवेदनशील अवधि विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई भी नया। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बांह तेजी से बढ़ते रहते हैं, इसमें शीर्षगामी सिद्धांत को दर्शाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भावनात्मक समर्थन का प्रावधान महत्वपूर्ण है और करने और प्रयोग करने के अवसर महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, कह रहा शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और अवलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। कारण कह रहा है इसका कि जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया है कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि अभिकथन और कारण का प्रश्न है, कह रहा एक प्रभावी शिक्षा शास्त्री रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वो पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। कारण कह रहा समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद करती है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही, ए जो है ए का सही व्याख्या आर करता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बाहरी प्रेरणा स्पेस से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा स्पेस पर आधारित होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बाहरी प्रेरणा दूसरों की सराहना से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अभिकथन और कारण का प्रश्न है, कह रहा है बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। कारण कह रहा है रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 25 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है, ये जीन पियाजे के अनुसार समायोजन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है,
इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक स्पेस विकसित कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक वस्तु स्थायित्व विकसित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर छात्रों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था पेडागॉजी का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी का। अब हम बात करेंगे अगले 30 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के थे। तो दोस्तों अब हम मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो भाग 2 में दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था 31 से स्टार्ट था। तो 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म हैं? तो इसको सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करने पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6। यानी कि 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म हैं? तो 6। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निपुण भारत मिशन के अनुसार राज्य स्पेस वर्ष के अंत तक ग्रेड 3 तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2029-30 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 4 फलक और 6 किनारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, अमिता स्थान ए से प्रारंभ करके स्थान बी तक 4 घंटे 44 मिनटों में पहुंचती है। वहां से वह वापस प्रारंभिक स्थान ए पर 3 घंटे 24 मिनटों में पहुंचती है। यदि वह वापस 2:30 पे शाम पर पहुंचती है तो उसका स्थान ए से चलने का प्रारंभिक समय था। तो इसका जो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 6:24 पर सुबह से स्टार्ट की थी वो चलना। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, किस भारतीय गणितज्ञ के कार्य को गेम थ्योरी से संबंधित किया जा सकता है? तो इसका जो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, एक आयत का परिमाप 410 मीटर है और इसकी लंबाई 123 मीटर है। आयत की चौड़ाई कितने मीटर में है? तो इसकी जो आयत के परिमाप और लंबाई दिया हुआ है तो इसकी जब चौड़ाई निकालेंगे हम तो 36 का आपका आंसर आ जाएगा 4, यानी कि 82 मीटर, 82 मीटर। 37 कह रहा है, पैटर्न 325, 259, 204, 160, 127, 105, इस पैटर्न में जो अगला नंबर फीड होगा वो होगा आपका 98। वो कितना होगा? 98, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि विद्यार्थियों को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है? आरोही और अवरोही क्रम में दिया हुआ है तो अवरोही क्रम का आपको पता करना है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो दूसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणा के शिक्षक के लिए विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुएं जैसे माचिस की तीलियों के बंडल, आइसक्रीम की डंडियां, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत 10 के ब्लॉक्स इत्यादि अपनी कक्षा में लेकर आती हैं।
निम्नलिखित में से जोल्टन पी डिन्स के सिद्धांत के किस नियम का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है, यानी कि वो मैडम किस नियम का उपयोग करके ये सारे सामान लेके जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोधात्मक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता नियम। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक कक्षा में अध्यापक ने निम्न तालिका बनाई जो 40 विद्यार्थियों की आंखों के रंग को दर्शाती है। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। तो नीली आंखों वाले 5 लड़के हैं, 7 लड़कियां हैं। भूरी आंखें वाले 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। काली आंखों वाली 11 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। अध्यापक ने 4 विद्यार्थियों को कहा कि वे इस तालिका के बारे में एक एक कथन श्यामपट्ट पर लिखें। उन्होंने लिखा, लड़कों और लड़कियों की संख्याएं समान हैं। अधिकतर विद्यार्थियों की आंखें काले रंग की हैं। नीली आंखों वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है। भूरी आंखों वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए, बी और डी सही है परंतु सी क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 कह रहा है, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उनका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, ये सबसे कम उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 43, गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल है। तो इसका जो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और डी, यानी कि विद्यार्थियों की वर्तमान समझ के आधार पर एक कार्य का सृजन करें, ये भी शामिल है। दैनिक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना और उनमें निहित गणित को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से समस्याओं के समाधान की खोजने में भाग लेने और समाधान को उचित सिद्ध करने के अवसर देना, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए जो हैं। तो इसका जो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुमान, सन्निकटन और दिक् स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करके समस्या का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, गणित की अध्यापिका ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि इससे आप एक वर्ग बनाओ। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ से मोड़कर वर्ग बना देता है। मोहन वैन हीले की ज्यामिति समझ के सिद्धांत के किस स्तर पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वह स्तर 0 दृश्यीकरण के स्तर पर है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, निम्न में से किस अक्षर की एक सममित रेखा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्स की एक सममित रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कह रहा है, यदि दो संख्याओं का HCF 18 है, 18 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका LCM नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0 जो है इनका 128 इनका LCM नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से आधी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आंकड़ों के प्रबंधन के 4 स्तरों यानी कि आंकड़े एकत्रित करना, संगठित करना, निरूपित करना और प्रतिपादित करना को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यह आंकड़े एकत्रित करना, विद्यार्थी स्कूल कैसे जाते हैं और फिर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात के विभिन्न साधनों की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 इकाई। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम उपयुक्त वाला पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग कर प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशलों या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि एक 6 अंकों की संख्या 72x292 संख्या 36 से विभाज्य है तो ब्रैकेट में 3x+2 का मान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 17। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है राधा ने चावल के 9 बोरियां खरीदी जिसमें से प्रत्येक में चावल का भार 9 kg 995 ग्राम है। इन बोरियों में चावल का कुल भार है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 53 का आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 89.955 kg। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को संभागी संरचना के रूप में दर्शाता है। तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। एक पैकेट में 60 टाफियाँ हैं, 60 टाफी हैं। समीर इन्हें अपने मित्रों में बांटना चाहता है, उसके हर मित्र को कितनी टाफी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाना और उसके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है अंकों 8, 2, 7, 0 और 6 के उपयोग से 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 66942। 57 कह रहा है कि संख्या 285347 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 799200। 58 कह रहा है गणित में कम्प्यूटेशनल कौशल को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जो फिल होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गणित में कम्प्यूटेशनल कौशल को अवधारणाओं और क्रियाकलापों को स्पष्ट करके अधिक अभ्यास पर बल देने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे कम उपयुक्त है यह आनंददायक और स्थिर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 और मैथ के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मैथ का कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो सही कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है, ये सही नहीं है। तो दोस्तों ये था मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं भाग 3 पार्ट 3 के इन्वायरमेंटल स्टडीज के पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों के सॉल्यूशन का। तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन कह रहा है काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता बनेगा और न ही शहद इकट्ठा हो पाएगा। कारण कह रहा है इसका कारण ये है कि नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बच्चों से अपना चित्र बनाने को कहें और चित्र में उन्हें उनके मुंह से खाना कहाँ जाता है अपने मन से बनाने को कहना। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि दो कथन दिए गए हैं, पता करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन ए कह रहा है स्लाथ दिन के करीब 20 घंटे सोता है। कथन बी कह रहा है लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन में वो मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों सही है। जब दिन में करीब 20 घंटा सोएगा तो साफ दिख रहा है कि दोनों सही हो जाएगा भाई, वो मतलब घूम नहीं पाएगा, वही यहाँ कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है सही सुमेलित करना है आपको। मलयालम केरला से, कोंकणी कर्नाटका से या महाराष्ट्र से, मराठी गुजराती गुजरात से, कन्नड़ कर्नाटका, कुड्डुक। तो जब 2-3 आप ऐसे ही मिला लेंगे तो वैसे ही इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यानी कि ए का दूसरा होगा ना, मलयालम का केरला होगा, यहाँ पे यही सही है। ए में दूसरा एक ही में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथन में कथन और कारण दिया गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प का पता करना है। कथन कह रहा है 65 में, समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चों के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चों की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। कारण कह रहा है बच्चों का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता, बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। अभिकथन कह रहा है एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रित कहलाती है। कारण कह रहा है कि केंद्रक जैली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ए तो सही है, लेकिन आर क्या है, मतलब गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है नीचे दिए गए मतलब कथन और दो कथन है। कथन ये कह रहा है जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। कथन बी कह रहा है जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। तो पता करना है दोनों सही है कि दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का आपका ऑप्शन नंबर 3। यानी कि ए और बी दोनों क्या है, सही हैं। यानी कि जो जानवरों के कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पे बाल भी होते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं, और जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं ना ही उनके शरीर पे बाल होते हैं और वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले जानवरों के बारे में बता रहा था। 68 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से, कल्पनीय और नैतिक दृष्टि से सही हो। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिया गया पैमाना दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर = 845 मीटर। तो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की मापी गई दूरी 13.7 सेंटीमीटर है तो इस स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी 11.57 किलोमीटर होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं। 71 कह रहा है भारत की राजधानी और बिहार की राजधानी नई दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 792 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो उस बस की मीटर प्रति सेकंड में औसत क्या होगा। तो इससे भाग दे देंगे और उसका मीटर में चेंज कर लेंगे, तो उसका जो 1 सेकंड में हो जाएगा 72 मीटर प्रति सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे। 72 कह रहा है कथन और कारण वाला है, बच्चे की स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत हैं जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। ठीक है। कारण कह रहा है जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवंत संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। 73 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चे के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीखने के प्रति फल और दक्षता है, ऑप्शन नंबर 2। 74 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित है, कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए। तो सबसे अधिक उपयुक्त होगा आपका
ऑप्शन नंबर 2 परिवार, ऑप्शन नंबर 2 परिवार में बदलाव। 75 कह रहा है यह कहा जाता है कि बच्चे काफ़ी आसानी से अपने परिवेश से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके अनुभवों को कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए तथा उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित करता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये स्थानीय से वैशेषिक को इंगित कर रहा है। 76 कह रहा है बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियां हैं क्रमशः। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार के सापेक्ष जो उनकी स्थितियां हैं उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। पंजाब उत्तर पूर्व में है और केरल दक्षिण पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है अभिकथन ए तथा कारण को ध्यान से पढ़ना। एक अभिकथन कह रहा है अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृतियां प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया है। इसका कारण कह रहा है कि इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे। अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है, कोई भी अजय शिक्षक हैं तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त जो गतिविधि होगा वो ये होगा कि एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है। 79 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प ये है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो सार्थकता है वो है बाल केंद्रित। यह बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित भी है, इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना भी है। नहीं, इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान कौशल और मूल्यों का विकास करना है। यानी कि ए और डी दोनों सही है, बाल केंद्रित भी है और इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृद्धि, समस्या समाधान कौशल और मूल्यों का विकास करना भी है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कर्नाटक वाले इलिगे नाम का एक औजार होता है, उससे प्याज से उसके पत्तों को अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों की इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किन किन आकलन के उपकरणों का उपयोग किया होगा? तो 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चेक लिस्ट और उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ। एक पेड़ है जो कह रहा है अपने आप को मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता हूँ। मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और मेरे छाल से दवा बनाई जाती है। बताइए कि मैं कौन हूँ? तो निम्नलिखित में से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मैं क्या हूँ? खेजड़ी पेड़ हूँ। क्या हूँ? खेजड़ी पेड़, क्योंकि इससे क्या बनाई जाती है? दवा भी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक है। यूरिया अकार्बनिक उर्वरक, गाय का गोबर, इसमें फिल करना है। गोद प्राकृतिक आसंजक और कौन सा कृत्रिम आसंजक है? तो 83 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्या है? यूरिया अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और गाय का गोबर ये कंपोस्ट है, जैविक खाद है। गोद प्राकृतिक आसंजक है, तो कृत्रिम आसंजक क्या है? रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का 2 होगा। 84 क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित हैं। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किया होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि A, B और D।
नेक्स्ट क्वेश्चन 85 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं होती हैं। शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए। निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होता है? तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रचनात्मक अभिव्यक्ति वाली कौशल का विकास होता है। 86 कह रहा है मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती हैं। मेरा घोंसला नाजुक टहना टखन जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई आदि से बना होता है। बताएं कि मैं निम्नलिखित में से कौन हूँ। निम्नलिखित में से सही उत्तर क्या होगा? तो 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कलचिड़ी, इंडियन रोबिन। 87 कह रहा है एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन में सवार हुआ और 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा। ट्रेन नई दिल्ली से 5 बजे शाम को रवाना हुई 17 बजे और 1 मई को 20 बजे यानी कि 8 बजे भुवनेश्वर वो 8 बजे रात को पहुंच गई। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर की दूरी यदि 1701 किलोमीटर है तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति कितना समय लगा है? ऐड करके 1701 से आपको डिवाइड कर देना है, आपको आंसर पता हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में ABC सही है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या प्रकरण आधारित है जिसमें प्रकरण और उप प्रकरण की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार से एक शीशे आईना के ऊपर सांस छोड़ने से वह धूमिल हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों को संलग्न करना। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्य हैं। तो कर्नाटक के जो सीमांतवर्ती राज्य हैं वो ऊपर उसके महाराष्ट्र है, एक साइड में तेलंगाना आंध्र प्रदेश है, एक साइड में तमिलनाडु है, केरला है, गोवा है। तो छत्तीसगढ़ इसमें से नहीं है, इसमें से उड़ीसा नहीं है और इसमें से गुजरात नहीं है, यानी कि केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो था दोस्तों ये था आपका पर्यावरण अध्ययन या एनवायरनमेंट का सॉल्यूशन। दोस्तों अब हम बात करेंगे पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट में जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया था, या मैक्सिमम बच्चों ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश सेलेक्ट किया था। तो इसलिए हम लैंग्वेज फर्स्ट से हिंदी को और लैंग्वेज सेकंड से इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट में जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट किया और लैंग्वेज सेकंड में जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया है उनका भी सॉल्यूशन अलग से दे दिया जाएगा। तो चलिए भाग 4 के लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी के सॉल्यूशन की बात करते हैं। गद्यांश दिया हुआ है उसके बेस पे क्वेश्चन है। 91 कह रहा है सृष्टि निर्माण करने वालों ने ऐसा चक्र बनाया है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता है। 92 कह रहा है अच्छे प्रयोजन में रेखांकित शब्द हैं। तो इसमें जो है वो है आपका गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य भी मलिन हो जाते हैं जब वे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जब वे दिखावे के लिए किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। सद्भाव का संधि विच्छेद होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सतधन भाव। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का कारण है 95 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, घमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सद्भाव और समभाव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है तो यह उसका या उसकी क्या है? यह उसकी भूल है।
ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गद्यांश के अनुसार मान सम्मान कब कम हो जाता है? तो गद्यांश के अनुसार मान सम्मान जब अहंकार हो जाता है तब कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किस शब्द में ताप प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रयत्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता दी गई है उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 100 का समूह से भिन्न शब्द है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का वो हो जाएगा आपका जिस जिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 101 क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मंजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कवि अपने जीवन में किन्हें धन्यवाद देना चाहता है? तो 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 स्नेह देने वाले को। जीवन की विशेषता है, तो जीवन की विशेषता है आपका अस्थिर अस्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 104 का सीमित पग प्रतीक है, तो 104 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमित रास्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना क्या है? तो 105 का जो करेक्ट आंसर वो कठिन है, कुछ भी आसानी से नहीं हो जाता है। एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली देता है। यहाँ अध्यापक किस भूमिका का निर्वाह कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 निदान शास्त्री है वो। अभिकथन और कारण। अभिकथन कह रहा है कक्षा में अधिगम अनुभव बच्चों के जीवन और उनके संदर्भों से जुड़े होते हैं। कारण कह रहा है अधिगम अनुभव की अभिकल्पना बच्चों की पूर्व समझ के आधार पर करनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। अभिकथन कह रहा है 109 का भाषा सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पहलू है। यह वह प्रमुख दक्षता है जिसका विकास बच्चों में होना आवश्यक है। कारण कह रहा है सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति की दक्षताएं बच्चों को अस्मिता का भाव प्रदान करती हैं, साथ ही साथ संबद्धता, दूसरों की संस्कृति और अस्मिता की सराहना का भाव भी पैदा करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि किसी अभिकथन है किसी एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उस विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है। आर कह रहा है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को उनके अपने प्रबल पक्ष और कमजोर पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 111 कह रहा है पाठ्यपुस्तकों में रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियाँ, कविताएं, नाटक और लेखन की और भी विविध विधाएँ होती हैं। हमें इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए क्योंकि ये सामग्री प्रामाणिक होती हैं और स्वाभाविक भाषा में होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? तो प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना पठन का उपकौशल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थित करता है कि भाषा समाज में लोगों के साथ साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रों के बारे में गलत है? पुस्तकों में चित्र और आरेख अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों में भाषा प्रस्तुत कराने में मदद करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 115 का छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के लिए अमूर्त और धारणाओं को समझना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है एक कक्षा की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे दीवारों पर कीरम कांटे बनाएं, चित्र बनाएं और जो भी मन में आ रहा है उसे लिखें। वह उसे किस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो वह उनको उद्गामी साक्षरता विकास के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 117 कह रहा है
एक अध्यापक ने महसूस किया कि उसके कुछ विद्यार्थियों को भाषा अधिगम के किसी पहलू विशेष जैसे कि वैज्ञानिक अवधारणा से संबंधित पाठ्य सामग्री का पठन में कठिनाई आ रही है। अध्यापक ने इन विद्यार्थियों जिन्हें कठिनाई आ रही थी के लिए पृथक रूप से शिक्षण किया, जिससे कि वे इस तरह की पाठ्य सामग्री के प्रति समझ बना सकें और पठन कर सकें। इस तरह के अभ्यास को किस रूप में जाना जाएगा? तो इस तरह के अभ्यास को प्रतिपुष्टि फीडबैक के रूप में, फीडबैक शिक्षण के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 118 कह रहा है, इस बात का आकलन करने के लिए कि विद्यार्थी किसी दुकान से कुछ खरीदने के लिए व्यवहारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए विद्यार्थियों को क्या करना उचित होगा? तो 118 का आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। दुकानदार और ग्राहक के बीच हो रहा दृश्य चित्रित करने के लिए कहा जाए। क्या अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो कई सारे प्रयास करेंगे, जैसे कि आप विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जोड़ीदार के साथ तथा समूह में कार्य करवाएंगे, विद्यार्थियों से उनकी राय आमंत्रित करेंगे और एक दूसरे को संवाद पढ़कर सुनाने के लिए कहेंगे, जिससे अंतःक्रिया हो सके, और एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 120 कह रहा है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा का विकास करने के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करता है जिसकी भाषा को अपेक्षाकृत सरल किया गया है और जो प्रमाणिक सामग्री पर आधारित है। इस सामग्री को क्या कहेंगे? तो 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समाचार पत्र। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा का विकास करना चाहता है तो वह समाचार पत्र को यूज करेंगे, तब ऐसा हो पाएगा। वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए कहते हैं लोग ना कि पेपर पढ़ो, तो वो वाला स्टाइल यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट पार्ट से बात करेंगे। पार्ट 5 में लैंग्वेज सेकंड में बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट किया, इस वजह से इस सॉल्यूशन में पार्ट 1 के हिंदी और लैंग्वेज 1 के हिंदी और लैंग्वेज सेकंड के इंग्लिश को सॉल्व किया गया है। तो चलिए 21 से 150 तक इसको हम सॉल्व करते हैं। 21 कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट पढ़ना और बताना है कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। कह रहा है, द बॉयज वाज ड्रेस्ड इन कैजुअल वियर, ऑन सीइंग हिज सिस्टर द बॉय अटैक हर इन रेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन 122 कह रहा है, ही स्पेड लाइक अ बुलेट टुवार्ड्स द गर्ल, द अंडरलाइन वर्ड इज ए और एन स्पेस। तो इसमें जो फिल होगा 122 में वो होगा प्रीपोजिशन। वो क्या होगा? प्रीपोजिशन। 123 कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग। सेंटेंस है, एंड व्हाट वाज दैट इन हिज हैंड। तो 123 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव, ऑप्शन नंबर 4। 124 कह रहा है, व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड मीन इन द एक्सप्रेशन इन द क्वेवरिंग लाइट। तो 124 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा, व्हाट वाज द रिलेशनशिप ऑफ द टी सेलर्स फैमिली विथ द बॉय ही वाज देयर। 125 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ही वाज देयर सन। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 कह रहा है, हाउ डिड द पीपुल प्रेजेंट रिएक्ट टू द बिग साउंड। तो 127 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दे वर शॉक्ड बियॉन्ड बिलीफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है, द यंग मैन हु अपीयर्ड ऑन द सीन लुक्ड हेल एंड हार्टी।
यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट एक पैसेज दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आंसर करना था आपको। तो 129 का जो क्वेश्चन कर रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपको टेंस का पता करना है। वट एवर अ मैन अर्नड वाज डिवाइडेड अप, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पास्ट टेंस है। ये क्या है, वाज वर का प्रयोग हुआ है तो पास्ट टेंस होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो अंडरलाइन वर्ड है देम। द ट्राइब वांटेड समवन टू लीड देम, तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, क्योंकि ये कुछ लोगों के जहाँ पे देम का यूज हुआ है। हु वाज सेलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द ट्राइब, तो 131 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द ओल्डेस्ट एंड द वाइजेस्ट सेलेक्टेड एट द लीडर ऑफ द ट्राइब्स। 32 कह रहा है, 132 कह रहा है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू पैट्रियार्च, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फादर फिगर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, परिसंपत्ति। 133 कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, तो 133 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए बी एंड बी आर ट्रू। कौन कौन सा ट्रू है, विथ न्यू काइंड ऑफ वर्क कमिंग अप द पैट्रियार्च फंक्शन लाइक एन ऑर्गेनाइजर, द पैट्रियार्च लेड हिज ट्राइब टू बैटल, दोनों क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है, इन सिचुएशंस ऑफ वार बिटवीन ट्राइब्स द पैट्रियार्च, तो द पैट्रियार्च गेव अप हिज लीडरशिप रोल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हाउ वाज फूड डिवाइडेड इन द ट्राइब, द करेक्ट आंसर इज 3, इट वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल मेंबर्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्टोरी टेलिंग फॉर चिल्ड्रेन, लिसनिंग टू स्टोरीज हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है, अ टीचर फाइंड्स अ वीडियो टू फिट इनटू द टॉपिक ऑफ द अंटिल यूनिट एंड प्लान्स फॉर अ pair work activity around this video. The objective of this pair work activity is to encourage students to develop language awareness, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 138 कह रहा है, a collection of short stories and other narrative are prescribed as supplementary reader for language learning. What is the major purpose of the supplementary reader? So the major purpose of the supplementary reader is to promote extensive reading. Option number 2 is the correct answer. 139 कह रहा है, a teacher in class 5 gave student a task to write a story. While student write a story, the teacher walks around the class helping student who make errors or ask new words. हियर द टीचर इज इन द रोल ऑफ अ, किस रोल में है टीचर, तो फैसिलिटेटर के रोल में है। किस रोल में है, फैसिलिटेटर के रोल में है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 140 कह रहा है, विच अमॉन्ग दीज इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से कौन सी है, तो 140 का सही हो जाएगा आपका 3, आइडेंटिफाइंग लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स। असर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन है, असर्सन कह रहा है, रीडिंग इज मोर देन जस्ट प्रोनाउंसिंग अ वर्ड राइट, रीजन कह रहा है रीडिंग इज डिकोडिंग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सबसे उपयुक्त आंसर होगा आपका 141 का 3, बोथ ए एंड आर इज द आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग, तो 142 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग टीचिंग शुड गिव इम्पॉर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन टू स्पीच। 143 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द बिहेवियरिस्ट
थियरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एम्प्टी वेसल। क्या हो जाएगा? एम्प्टी वेसल। 144 कह रहा है कि चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू एंड इमर्ज्ड इन मल्टीपल ओरल लैंग्वेज फ्रॉम एन अर्ली एज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। असर्शन कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ड्राविंग इज कंसीडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग इन द अर्ली लिटरेसी। रीजन कह रहा है पिक्चर्स आर सिंबल्स एंड कैरी मीनिंग्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है 145 का, तो 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है अ टीचर इन ए लैंग्वेज टास्क मास्क मेक्स अ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। दिस मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज मेड टू, 146 का करेक्ट हो जाएगा मेड टू इनकरेज स्टूडेंट टू हेल्प वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है रिटेलिंग ऑफ अ स्टोरी रीड बाय स्टूडेंट इन हिज ऑन वर्ड्स हेल्प्स इन असेसिंग कंप्रीहेंशन। यानी कि 147 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 148 कह रहा है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है रिमेडियल टीचिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। रीजन कह रहा है रिमेडियल टीचिंग इज टू टीच अगेन नॉट नेसेसरली इन द सेम मैनर द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्नड। अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा 148 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। क्वेश्चन नंबर 149 का कह रहा है द मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। 140 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब तक हमने 150 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है बड़ी मेहनत करके हमने 150 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और ये लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रन एट द फाउंडेशनल स्टेज आर मोस्ट कंफर्टेबल एंड लर्न बेस्ट इन देयर होम लैंग्वेज। सबसे अच्छे तरीके से अपने होम लैंग्वेज में मदर टंग में बच्चा पढ़ाई कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्राइमरी का 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।